हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एनोमलस बिहेवियर पढ़ा था। आपके जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब फर्स्ट जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के फर्स्ट पीरियड के, ठीक है ना। जो आपका फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है, फैमिली का, वो क्या करता है, आपका एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। उसके क्या क्या रीजंस थे? एक तो आपका स्मॉल साइज, ठीक है, फिर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये उसके तीन मेन रीजंस होते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे इफेक्ट भी आते हैं, वो भी हमने देखे थे, ठीक है। और इसके बाद हमने आपके मेनली पढ़े थे बोरोन फैमिली के बारे में, और बोरोन फैमिली हमने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। तो बोरोन फैमिली में हमने रिएक्शन पढ़ी थी विथ एयर के साथ, ठीक है। और बोरोन की नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन होती है और बोरोन नाइट्राइड फॉर्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था वो, आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स, ठीक है, कि आपकी एसिड के साथ क्या क्या रिएक्शंस होती है। तो आपकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है या केमिकल रिएक्शन है, वो है आपकी रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स। तो देखिए, आपके जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या एसिड्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। आप लिखिए, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। लाइक कौन से होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जैसे HCl, HBr एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये तो आपका रिएक्शन शो नहीं करता है। बट अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। हॉट मतलब टेम्परेचर होना चाहिए आपका, ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए हॉट कंडीशन में, ठीक है। बट बोरोन कैन रिएक्ट विथ हाई टेम्परेचर, आप ले लीजिए, विथ हाई टेम्परेचर, बोरोन कैन रिएक्ट विथ हाई टेम्परेचर with concentrated H2SO4 and give B2O3 आपको देता है, ठीक है। ये हो गया आपकी नॉर्मल रिएक्शन विथ एसिड्स के साथ। अगर हम बोरोन की बात करें तो, ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक मटेरियल्स होते हैं आपके, ठीक है। और वो आपके एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। बेसन गाल जीप पर आपको याद होगा, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम और आपका गैलियम दोनों क्या आएंगे आपके, एम्फोटेरिक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बीइंग एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम एंड गैलियम बोथ रिएक्ट with acids and alkali, ठीक है ना। मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ वो रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ, ठीक है, तो आपके AlCl3 फॉर्म होता है और साथ में आपके H2 गैस रिलीज होती है विथ एसिड्स। और यहाँ आप आगे लिख सकते हो एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस या फिर H2 गैस, ठीक है। यहीं अगर आप रिएक्शन कराओ एल्यूमिनियम की NaOH के साथ, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करता है, तो ये आपका बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है। साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये साथ में आपका वाटर रहेगा, ठीक है। Na अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हो, ट्वाइस Na NaAlO2 और साथ में क्या बनेगा आपका
H2 गैस, ठीक है। ट्वाइस Al, ट्वाइस Al, ट्वाइस Na, ट्वाइस Na। ऑक्सीजन कितना है आपका 2 3, यहाँ 4 है तो यहाँ आप 2 कर दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन हो गए 4 + 2 6, मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस। या फिर आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ साथ ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ठीक है। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन, ठीक है। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ये शो करता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपकी जो रिएक्शंस है वो एसिड के साथ है, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस कि अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन हो तो क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डालिए आपका थर्ड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद हेलोजेंस। अगर हम बात करें रिएक्शन विद हेलोजन तो आपका जो आपके मेंबर्स होते हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्शन शो करके रिएक्ट करके MX3 टाइप का हैलाइड का फॉर्म करते हैं। कोई भी आपका मेंबर है, ठीक है, जो आपका ग्रुप का एलिमेंट है वो आपका हेलोजन X2 के साथ रिएक्शन करके आपका MX3 टाइप का हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? MX3 टाइप का हैलाइड बनाता है, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई हैलाइड्स की बात, ठीक है। अब अगर हम देखें MX3 में आपका कोई भी मेंबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 3 ही आपके सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसमें टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉन देखना चाहो तो वो आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जो भी आपका एलिमेंट है उसके पास केवल और केवल 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब उसका लुईस मतलब जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हुआ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्टेट इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसकी तरह वर्क कर सकते हैं? लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लुईस बेस कौन होते हैं? जो आपके लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जैसे अमोनिया NH3, उसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वो क्या है? डोनेट कर सकता है। इसका मतलब वो लुईस बेस है। अच्छा, तो ये आपका लुईस एसिड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके लुईस एसिड कैरेक्टर के बारे में, जैसे आपका जो आपके हैलाइड्स बनेंगे वो बनेंगे आपके, एक तो BF3 बनेगा, ठीक है। उसके बाद BCl3, BBr3 और BI3। अगर हम बोरोन के हैलाइड्स की बात करें कि उनका एसिड कैरेक्टर कैसा होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनका एसिड कैरेक्टर क्या होगा? देखिए, अगर आप बताते हो कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3, अगर इनमें एसिड कैरेक्टर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा BF3, फिर BCl3, फिर BR3 और फिर BI3। अगर आप मुझे ऐसा बताते हो आपका एसिड का, लुईस एसिड का ऑर्डर, तो ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। क्यों? देखिए, क्योंकि इसमें होती है बैक बॉन्डिंग। क्या होती है? बैक बॉन्डिंग, ठीक है। देखते हैं बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें एक तो BF3 की, ये आपका BF3, ठीक है। एक है आपका BCl3, ठीक है। और एक हम लेते हैं आपका BI3। क्या लेते हैं? आपका BI3, ठीक है। ये हमने 3 ले लिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बोरोन की हम बात करें, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, मतलब ये 2s
ये आपका 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्साइड होके ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चला गया, आपके इस पे। इसलिए बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो उसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन से आपके 3 बॉन्ड तो बना लिए, ठीक है। आपके 3 बॉन्ड उसने बना लिए, ठीक है। अब उसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये तो आपका 2s है और ये आपका 2p, मतलब बोरोन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल बचा हुआ है, एक खाली ऑर्बिटल है p वाला, ठीक है। ये आपका p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है बोरोन के पास, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फ्लोरीन में कि फ्लोरीन के पास क्या है। फ्लोरीन होता है आपका 2s2 2p5, टू एस टू 2p5, ये 2s, ये 2p, 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। एक अनपेड है, वो जो अनपेड है वो क्या करेगा आपके साथ, हर एक BF बोरोन के साथ पार्टिसिपेट कर लेगा। यहाँ पे एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब ये तो अनपेड है, वो तो हमारे पास काम में आ गया। अब इसके पास अगर हम फ्लोरीन के पास देखें तो P में आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, फ्लोरीन के लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर, ठीक है। तो P के पास क्या है आपके पास P में ओके, तो आपके पास फ्लोरीन में भी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर पड़ा है, तीनों फ्लोरीन के पास, ठीक है। और इनमें क्या प्रेजेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अगर हम देखें तो एक एक लोन पेयर है सब में, ठीक है। एक तो लोन पेयर और एक है बोरोन के पास आपका वेकेंट ऑर्बिटल। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, आपकी ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, ओवरलैपिंग। ये फ्लोरीन अपने लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है बोरोन को, बोरोन के खाली ऑर्बिटल को, ठीक है। और इसके पास भी हो जाते हैं आपका 8 इलेक्ट्रॉन और इसका हो जाता है आपका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। मतलब लुईस कैरेक्टर क्या होता है, देखिए लुईस कैरेक्टर वो होता है कि मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। लुईस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे BF3 में देखें तो इसको अपने घर में से ही, अपने घर में से मतलब फ्लोरीन में से ही, जिसके साथ ये बॉन्ड शो कर रहा है, उस फ्लोरीन में से ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो वो किसी बाहर के साथ, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो पहले ही फ्लोरीन कंप्लीट कर रहा है। इसलिए ये जो बोरोन है आपका, ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। और एक और चीज़ आप देख सकते हो कि बोरोन का जो है ऑर्बिटल, ये जो खाली वाला है, ये भी है आपका 2p, ठीक है। और ये जो है फ्लोरीन का, ये भी है आपका 2p। मतलब यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है 2p की। कौन सी, 2p की ओवरलैपिंग। और 2p की ओवरलैपिंग होती है, बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे BCl3 में, BCl3 में आपके वही 2p वेकेंट ऑर्बिटल। क्लोरीन में भी है, लेकिन क्लोरीन में क्या है, 3p आ जाएगा। 3p कैसे आएगा, जैसे फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 17, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p5, ठीक है, 3p5 हो जाएगा। 3p5 में मतलब आपका जो ओवरलैपिंग होगी वो तो 2p, बोरोन के 2p और इसके 3p, बोरोन का 2p और क्लोरीन के 3p के बीच में ओवरलैपिंग होगी। अब बोरोन का तो जो ऑर्बिटल है वो इस साइज का, क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो आपके इस साइज का। क्या इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मतलब क्लोरीन इसको उतने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा जो इसको ज़रूरत है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हम बोलें आगे बढ़ें और बात करें आयोडीन के केस में, आयोडीन के पास भी वेकेंट, ये बोरोन के पास आपका वेकेंट ऑर्बिटल है इसी p ऑर्बिटल। अब आयोडीन में साइज और बड़ा हो गया ऑर्बिटल का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है 2p और 4p नहीं 5p में। क्यों,
क्योंकि ये तो था 2p, ये 3p, ये 4p और ये Bi3 है, ये मतलब 5p। इतना बड़ा साइज, क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा? मतलब ओवरलैपिंग अच्छी तरीके से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा रहेगी। इसका मतलब इसका जो लुईस कैरेक्टर है वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। वहीं Bf3 जिसके पास इलेक्ट्रॉन ईजिली मिल रहे हैं उसको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसका मतलब इसका लुईस कैरेक्टर क्या है? सबसे कम है। तो ये जो ऑर्डर था आपने निकाला, ये क्या है? जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल जो ऑर्डर आता है आपके पास वो क्या आता है कि आपका Bf3 इसकी जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो होती है आपकी सबसे कम, फिर BCl3, फिर BBr3 और फिर Bi3। ये होता है आपका ऑर्डर का ट्रेंड, ठीक है, लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर, जो आपको याद रखना है। क्लियर है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, पूछता जाता है एग्जाम में, क्योंकि क्या है, जस्ट रिवर्स ट्रेंड हो जाता है इसमें। रीज़न क्या है? बैक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? बैक बॉन्डिंग, ठीक है। या फिर 2p ओवरलैपिंग, 2p 3p कम होती है और 2p 5p और ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। ओके, देखिए इसकी अगर हम थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी भी लिख सकते हैं। थ्योरी में क्या होगा अगर हम लिखना चाहें तो थ्योरी क्या कहेगी? ड्यू टू इफेक्टिव 2p overlapping, ड्यू टू इफेक्टिव 2p ओवरलैपिंग आपकी क्या हो जाती है? बैक बॉन्डिंग जो होती है वो अच्छी होती है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? ड्यू टू इफेक्टिव 2p ओवरलैपिंग द बैक बॉन्डिंग इज वेरी इफेक्टिव, या फिर इफेक्टिव आप लिख लीजिए, इज इफेक्टिव इन केस ऑफ BF3, in case of BF3, but for other halides, the overlapping or the extent of overlapping is not so effective, so the electron deficiency will remain same, मतलब उनके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाए हैं पूरी तरीके से। इन केस ऑफ BF3, बट फॉर अदर हैलाइड्स द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट सो इफेक्टिव, सो द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी विल रिमेन सेम, ठीक है। तो यही रीज़न है आपका क्या? आपका ओवरलैपिंग का, या फिर इससे आप बोरोन के जो हैलाइड्स हैं उनके लुईस एसिड कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं कुछ और हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। ये वैसे जो पॉइंट है ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया जाता है, ठीक है ना, तो वही यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। ओके, तो अब अगर हम देखें आपके कुछ और हैलाइड्स के बारे में, जैसे अगर हम बात करें AlF3 जो होता है आपका नेचर में होता है आयोनिक। क्या होता है आपका? आयोनिक। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या फिर क्या ये आपका लुईस एसिड है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? सोचिए एक बार। देखिए अगर हम बात करें AlF3 जिसका नेचर होता है आयोनिक, इसका मतलब ये आपके Al3+ और F- की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। Al3+ मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? 2s2 2p6। इसका भी क्या होगा आपका? 2s2 2p6।
6, मतलब दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है। ठीक है, बट क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है एल्यूमिनियम के पास, इसलिए ये एक लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें AlCl3 की, AlCl3 की, इसका जो नेचर होता है ये होता है कोवलेंट। क्या होता है? कोवलेंट। अगर हम इसकी बात करें कि ये किस फॉर्म में रहता है, या फिर क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या फिर क्या ये लुईस एसिड है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? यस, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 3 बॉन्ड बनाएगा आपका कोवलेंट बॉन्ड, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और लुईस एसिड भी है, बिल्कुल है। AlCl3 जो होता है आपके, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो ये एक आपके डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में? डाइमर की फॉर्म में। ये आई थिंक आपको पता भी होगा कि AlCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आपका? AlCl, Cl, AlCl, Cl, Cl एंड Cl, ये इस प्रकार का डाइमर का फॉर्म करता है। क्यों? इससे क्या होती है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर लेता है, खत्म कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन अपना एक लोन पेयर इसको देता है, और यहाँ पे क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को अपना एक लोन पेयर देता है। ठीक है, इससे क्या होती है, इसकी जो एल्यूमिनियम की डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 3 बॉन्ड तो इसके साथ बन लिए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, क्लोरीन अपना लोन पेयर एक दे देता है, तो हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपके ये जो क्लोरीन एटम्स होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ब्रिज एटम। क्या बोलते हैं? ब्रिज एटम। ये एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, ब्रिज एटम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला, जबकि ये चारों क्लोरीन आपके एक ही प्लेन में होते हैं, चारों आपके एक ही प्लेन में होते हैं। ये आपका चारों क्लोरीन आपके एक ही प्लेन में है, और ये जो 2 क्लोरीन है ये आपके एक ऊपर और एक नीचे है, और ये जो आपके एल्यूमिनियम है ये भी आपके सेम प्लेन में है। ये एक क्लोरीन एक एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ये क्या है? सब आपके एक ही प्लेन में। बाकी ये जो 2 क्लोरीन है ये आपके ऊपर रहते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब ये इन्हें हम बोलते हैं ब्रिज एटम। बाकी के आपके जो चारों रेस्ट क्लोरीन होते हैं और एल्यूमिनियम, वो क्या होते हैं? आपके सेम प्लेन में। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये भी आपका क्या है? ब्रिज एटम। ठीक है, ब्रिज एटम। ठीक है, बाकी के क्या आपके, इनको टर्मिनल एटम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? टर्मिनल एटम। 1 2 3 4, इनको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम्स, या मतलब टर्मिनल जो क्लोरीन है आपका। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका AlCl3 का, ये डाइमर की फॉर्म में रहता है और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करता है? ये कंप्लीट करता है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, यहाँ आप एक चीज़ और लिख सकते हो, जैसे अगर हम AlCl3 की स्ट्रक्चर की बात करें तो AlCl का स्ट्रक्चर लाइक दिस होगा। ठीक है, यहाँ जो हाइब्रिडेशन होगा Al का वो होगा आपका sp2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है आपका sp3। ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके बोरोन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, बोरोन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका बोरोन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, अगर हम बोरोन की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है ना, क्या देखते हैं? सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं।
कि बोरोन को बनाया कैसे जाता है। बोरोन को बनाने का एक ही तरीका है आपके पास कि इसके जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्शन करवा दो आप, ठीक है ना। जैसे BeCl3 है, उनकी रिएक्शन करवा दो आप हाइड्रोजन के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर, वो भी आपको अगर प्योर क्वालिटी का बनाना है तो, फॉर मेकिंग प्योर बोरॉन we have to react its volatile compound, volatile compound कौन होते हैं, जिनकी वेपर्स फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो फॉर मेकिंग प्योर बोरॉन वी हैव टू रिएक्ट इट्स volatile compound with हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका वोलेटाइल कंपाउंड होता है आपका जैसे BeCl3। इसकी जब आप रिएक्शन करा देते हो H2 के साथ, तो आपको जो बोरोन मिलता है वो मिलता है अराउंड 99.9% प्योर, ठीक है ना। हाई क्वालिटी की प्योरिटी होती है इसमें। साथ में मिलता है आपको HCl, ठीक है। बैलेंस कर सकते हो 3, इधर 3/2, ठीक है। तो ये होता है प्रिपरेशन किसका, बोरोन का, ठीक है। इसके अलावा बोरोन जो होता है आपका वो एग्जिस्ट करता है B12 यूनिट में, ठीक है ना। बोरोन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए, इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बोरोन एग्जिस्ट इन ए B12 यूनिट फॉर्म, ठीक है ना। ये एक B12 यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये है सिंपल बोरोन और उसके कंपाउंड्स, ठीक है। ये तो आपका बोरोन हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके कंपाउंड्स के बारे में कि इसके कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, नहीं किया हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला जो कंपाउंड आता है आपका वो आता है बोरेक्स, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ठीक है। इसे हम टिंकल TINCAL टिंकल या फिर सुहागा SUHAGA सुहागा इस नाम से भी इनको बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही नाम है इनके जनरल पर्पज के हिसाब से और अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें जो आपका बोरेक्स है, इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ये मतलब जो फॉर्मूला होता है वो एग्जिस्ट करता है लाइक दिस Na2, ठीक है। फिर आपका BOH B2 B4 OH होल 5.8H2। यहाँ आप काउंट कर सकते हो Na2 है 2 है, B4 है 4 है। ऑक्सीजन आपके कितने हो गए, 7 थे यहाँ पे 9, तो B4O9, ठीक है। B4O9 O5 OH होल 4, ऑक्सीजन हो गए 9, 7 यहाँ से और 2 इसमें से हो गए 9, 8H2, 16 इसमें और 4 इसमें, ठीक है। ये जो आपका बोरेक्स है आपके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रियली में देखा जाए तो, ठीक है ना। Na2B4O5 OH होल 4.8H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यही इसका असली आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में क्या है, BOB, फिर BOB, यहाँ पे भी BOB, फिर BOB, ठीक है। और एक और आपका बीच में BOB, ठीक है। ये आपका BOB, ठीक है। ये तो हो गए आपके 5 बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना। BOB 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 4 आपके OH, ये यहाँ OH 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 और आपका OH, ये हो गए 4 आपके बैंक ऑफ हरियाणा या फिर बैंक ऑफ हैदराबाद, कुछ भी आप जोड़ लीजिए, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है।
यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आएगा बोरोन के ऊपर, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ये होता है असली स्ट्रक्चर आपके किसके, बोरेक्स का। लास्ट में डॉट 8H2O, ठीक है। ये हो गया। यहाँ क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, BOB बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5 BOB बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर BO बॉन्ड कितने हैं, तो BO बॉन्ड तो चलो वो भी काउंट होगा, ठीक है ना। BOB बॉन्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो BOB आप बॉन्ड भी लिख सकते हो, BOB लिंकेज भी इसको बोला जाता है, या फिर BOB बॉन्ड, नंबर ऑफ BOB बॉन्ड, ये कितने होते हैं आपके 5, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर हम इसके बाद कुछ और बोरेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसका स्ट्रक्चर नोट कीजिए। ओके देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसकी एक और रिएक्शन, हम पढ़ते हैं कि आपका जो बोरेक्स होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, वो नेचर में एल्केलाइन होता है, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एल्केलाइन इन नेचर, मतलब बेसिक होता है। क्यों होता है, देखिए ये आपका Na2B4O7, ठीक है। ये जब आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ H2O, तो आपका फॉर्म होता है एक तो H3BO3 और साथ में बनता है आपके NaOH, ठीक है ना। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, 2 है तो यहाँ 2, 4B मीन्स 4B, ठीक है। ऑक्सीजन 8, 12, 4 3 12, 2 14, ये 14, ठीक है। और आपके बाद में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। 28 हो गई इधर, 12 + 2 14 हो गई, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे डॉट 10H2 रहता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो आपके हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है। तो आपके रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाटर के जो क्रिस्टलाइजेशन है आपके, वो क्या एक्सेस में रहेगा, ठीक है। वाटर आप कितना भी ले सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो अपने को मेन क्या याद रखना है कि बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये होता है आपका H3BO3, इसे हम बोलते हैं बोरिक एसिड, ठीक है। इसे हम कभी कभी BOH होल थ्राइस इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो स्टूडेंट क्या है, इसे बेस समझ लेते हैं कि इसके पास OH है, इसका मतलब ये बेस हुआ, नहीं, ये आपका वीक एसिड होता है। क्या होता है आपका, वीक एसिड होता है, बोरिक एसिड इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका NaOH, ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास है सॉल्यूशन फाइनल में, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका एल्केलाइन होता है नेचर में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसका एक टेस्ट होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट, वो एक इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके देखिए, बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, वही इसमें सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर आप बोरेक्स को हीट करते हो, ठीक है ना, बोरेक्स को जब हीट किया जाता है स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो 10H2O मॉलिक्यूल है ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब इसे और ज़्यादा हीट किया जाता है तो आपके पास सोडियम बोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का एक मिक्सचर आपको मिलता है, ठीक है ना। वो मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन करके। Na2B4O7, ठीक है। इसको जब आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, या फिर जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है ना, डॉट 10H2O, हीट करने पर क्या होता है, सबसे पहले तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होता है, ठीक है। तो आपके पास जो बचता है वो बनता है आपका Na2B4O7, ठीक है।
आपने दोबारा इसको हीट किया, दोबारा हीट करने पर क्या होता है, ये आपका NaBO2 सोडियम बोरेट बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम बोरेट। और साथ में बनता है आपका B2O3, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन होगी बैलेंस, ठीक है। इस कंप्लीट मिक्सचर को हम बोलते हैं बोरेक्स बीड। क्या बोलते हैं हम इसे, बोरेक्स बीड। इस कंप्लीट मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बोरेक्स बीड की, कि जब आपको किसी सोल्ट के अंदर जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जैसे आपका कोबाल्ट है, कॉपर है, निकल है, आयरन है, इनका अगर आपको पता करना हो किसी भी सोल्ट में कि उसमें आपके कौन सा मेटल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं आपका प्लेटिनम वायर, ठीक है, उसको सोल्ट में डालते हैं, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में रहता है, तो वो आपका सोल्ट वायर पे आ जाता है। उस वायर को हम ले जाते हैं बोरेक्स बीड के पास, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो हर एक आपकी स्पेसिफिक मेटल के लिए एक अलग कलर शो करता है आपका बोरेक्स बीड, ठीक है। इसीलिए अलग अलग ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं उनको पहचानने के लिए कि उस आपके उस सोल्ट में कौन सा ट्रांजिशन मेटल अवेलेबल है, इसलिए हम ये टेस्ट करते हैं, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आपको बोरेक्स बीड का कंपोजिशन याद होना चाहिए। बोरेक्स बीड का कंपोजिशन क्या होता है, सोडियम बोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको मैं लिखवा भी देता हूँ आपको कि when borax is heated, first it remove all the water of crystallization, and then further heating, and then on further heating it converts into, or it convert into sodium borate into a mixture of sodium borate and boric anhydride, एंड इसकी जो होती है ग्लासी बीड होती है, ग्लासी ट्रांसपेरेंट टाइप की, एंड इट हैव ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड, ठीक है। इसकी ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड होती है, ठीक है। उसी से हम क्या करते हैं, बोरेक्स का बीड टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसी में और ऐड करके लिख सकते हो, फॉर ट्रांजिशन मेटल आयंस we use this borax bead as a test, and every metal shows a different color for this test, ठीक है। और उसी से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी मेटल कौन सी है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मेटल्स है जिससे आपको कौन कौन से कलर्स मिलते हैं, ठीक है ना। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए, अब अगर हम बात करें कि आपकी कौन कौन सी मेटल्स है और वो कौन कौन से कलर्स आपके शो करती है, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें, ये आपकी मेटल है, ठीक है। इसमें क्या होती है, ऑक्सीड जो फ्लेम होती है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है ना। एक होती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम,
एक होती है रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है ना। फ्लेम के अलग अलग टाइप होते हैं, उसके हिसाब से कोल्ड और हॉट कंडीशन में आपके अलग अलग कलर शो होते हैं, ठीक है ना। यह है आपकी यहाँ आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। ये दो टाइप की होगी आपकी, एक तो होगी आपकी कोल्ड और एक होगी आपकी हॉट, ठीक है। तो हॉट में अलग कलर देगा और कोल्ड में अलग कलर देगा, ठीक है। एक होती है आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम, ये है भी आपकी कोल्ड और हॉट दो टाइप की है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम सिंपल ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन में नहीं होना है, उनके पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है ना। फ्लेम के दो टाइप होते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोल्ड और हॉट अलग अलग कंडीशन में इसको करवाया जाता है, ठीक है। आपको मेनली क्या याद रखने हैं, कलर्स याद रखने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से कलर शो करती है, ठीक है। अगर हम कॉपर की बात करें आपका, ठीक है ना, सबसे पहले तो ब्लू कलर शो करेगा, फिर ग्रीन, फिर आपका रेड, और फिर आपका या फिर रेड ब्राउन इसे हम बोल देते हैं, और लास्ट में आपका कलरलेस, ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट जो है हमेशा ब्लू कलर शो करता है, ठीक है ना, हर एक कंडीशन में केवल और केवल ब्लू कलर ही शो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें आयरन की, ये आपका येलो कलर शो करता, इसके बाद आपका ग्रीन, फिर ग्रीन, और फिर ग्रीन, मतलब हर कंडीशन में आपका ग्रीन शो करेगा, कोल्ड में आपका येलो शो करेगा, ठीक है। इसके बाद होता है आपका निकिल, ठीक है ना। निकिल के लिए आपको ये आपका ब्राउन कलर शो करता है, ठीक है ना, वॉयलेट, फिर आता है इसका ग्रीन, एंड देन ग्रीन, ठीक है ना। तो ये कलर हैं जो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ी मेहनत लगे, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट तो है ही सी, क्योंकि काम में आते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करना एक दो बार लिख के, आई एम श्योर हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए, इसी का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बोरेक्स का, उसका जो नेचर होता है आपको पता है, ये वो एल्केलाइन होता है, उसको हम एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है, जैसे Na2B4O7 है आपका, ठीक है। इसकी जब हमने H2 के साथ रिएक्शन करवाई तो आपके बनता है एक तो H3BO3, ठीक है, और एक बनता है आपका B2O6, ठीक है ना, H3BO3 और साथ में बनता है NaOH, ठीक है ना। इसकी वजह से आपका सॉल्यूशन बेसिक होता है, ठीक है। तो ये जो H3BO3 होता है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस टाइप का होता है, लाइक BOH OH एंड OH, ठीक है। और ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वाटर में क्या रहेगा, मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें Na+ और OH माइनस की फॉर्म में रहेगा। तो ये जो OH माइनस होता है, ये आपका यहाँ आके इसके साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है। और ये BOH4 माइनस की फॉर्म में भी सॉल्यूशन में अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस रिएक्शन में H3BO3 के साथ में आपको सॉल्यूशन में BOH4 माइनस की फॉर्म में भी आपको मिलता है, ठीक है ना। मतलब आपको सॉल्यूशन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ये आपका OH माइनस इससे रिएक्शन करके आपका इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने रिएक्शन पढ़ी बोरोन की, ठीक है। सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्शन देखी थी, फिर हमने हेलोजन के साथ रिएक्शन देखी थी, और आपका लुईस एसिड कैरेक्टर हमने फाइंड आउट किया था, डिफाइन किया था, ठीक है ना, बोरोन के हेलाइड्स के लिए। उसके बाद हमने इसके कंपाउंड स्टार्ट किए, और उस कंपाउंड में सबसे फर्स्ट जो कंपाउंड हमने देखा वो था आपका बोरेक्स, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर एक तो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा जो है ये आपका बोरेक्स बीट टेस्ट, एक तो बोरेक्स बीट का कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए, और दूसरा ये आपका बोरेक्स बीट का जो टेस्ट का जो कलर शो करते हैं अलग अलग मेटल्स, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ और आपके कुछ और कंपाउंड के साथ। ठीक है, थैंक यू।